नमस्कार। अब बात करते हैं डी एंड एफ सब सेल के लिए हम लोग बात कर रहे थे सिग्मा की कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा फॉर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी और एफ सब सेल। ठीक है, तो इसमें 2 पॉइंट है भाई, केवल 2 ही पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सिग्मा फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ sigma for electrons of D or F subcell in which our electron मतलब हमारा वो इलेक्ट्रॉन जो हम ऑब्जर्वेशन में ले रखे, in which our electron is present is equal to 0.35. Sigma for remaining electrons is equal to 1. बस 2 ही पॉइंट है। लेकिन अब आपके पास ये समस्या है आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट सेल में डी में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसमें आउटर मोस्ट सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में गया हो, आउटर मोस्ट सेल के लास्ट आउटर मोस्ट सेल में डी सब सेल में, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो हमेशा एस या पी में जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल लेकर बताऊँ आपको, आयरन 26 एटॉमिक नंबर, (3d6) लास्ट इलेक्ट्रॉन गया 3d में, लास्ट इलेक्ट्रॉन गया थर्ड सेल में, लेकिन आउटर मोस्ट सेल कौन है, 4th है। आउटर मोस्ट सेल तो 4th है। तो अब यहां कैसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो यहां क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, यहां क्वेश्चन कैसे पूछा जाए, तो यहां चलिए आइए इस एक क्वेश्चन पूछ के देख लेते हैं। फाइंड Z effective for 3d electron of iron। ये हुई बात। ठीक है, अब जो हमने 2 पॉइंट लिखे हैं उसमें थोड़ा सा आप ये भी करेक्शन कर लीजिएगा कि पहला तो हमने 0.35 लिखा ही है और दूसरा लिखा है ना कि सिग्मा फॉर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो जो सिग्मा फॉर रिमेनिंग लिखा है वो रिमेनिंग ना लिखकर उसको लिखेगा सिग्मा फॉर रिमेनिंग इनर इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा फॉर रिमेनिंग इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हमारा जो जेड इफेक्टिव है वो क्या हो गया, 26 माइनस डी सब सेल में। इसको हमें भूल जाना है क्योंकि ये डी के बाद आ रहा है, आउटर में आ रहा है, इसको तो हमको भूल जाना है। हमको अब इसकी बात करनी है, इसकी और इसके अंदर वालों की। इसके अंदर वाले ये हैं, समझ गए। तो अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। एक हमारी ऑब्जर्वेशन में बचा कितना, 5 इंटू 0.35 प्लस कितना, ये 18 इंटू कितना हो गया, 1।
तो अब हमारा ये 5, 26, 5, 1.75 प्लस 18, ये माइनस, तो ये कितना हो गया 26 माइनस 19.75, तो ये कितना हो गया 6.25। आयरन का मैंने भी निकाल रखा है यहाँ पे 6.25, मेरे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 6.25। लेकिन ये किसके लिए, जब आपको बात करेगा किसकी, डी सब सेल के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो रेयर आता है, लेकिन अगर आ जाए तो भाई करना तो पड़ेगा। चलिए अब एक और बात आपको बता देते हैं, यहाँ पर एक और बात नोट करके लिखने वाली है, जो आपको मेरे नोट्स में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मेरे नोट्स में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। वो क्या है, अगर आउटर मोस्ट सेल 1s है, अगर आउटर मोस्ट सेल 1s है, तो सिग्मा की वैल्यू 0.35 ना होकर 0.3 होगी। इफ आउटर मोस्ट सेल, सब सेल भी बोल सकते हैं, इज 1s, देन सिग्मा इज इक्वल टू होगा 0.30। एग्जाम्पल जैसे हीलियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव कितना होगा 2 माइनस, अब 2 इलेक्ट्रॉन में से एक तो हमारी ऑब्जर्वेशन में चला गया, एक बचा 1 × 0.3, तो कितना हो गया 2 में से 0.3 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 1.7, ये जेड इफेक्टिव। अच्छा, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का क्या होगा 1s1, तो यहां पर जेड इफेक्टिव क्या होगा 1 माइनस 0 × 0.30, मतलब 1। कहने का मतलब है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन था, वही हमारी ऑब्जर्वेशन में आ गया, बचा क्या, दूसरा रिपेल करने के लिए कुछ बचेगा तब तो वो है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा 1, और ये कितना हो गया 1.7, ठीक है। अब ये तो बात हुई जेड इफेक्टिव की, अभी तक आपने जेड इफेक्टिव को जाना। जेड इफेक्टिव में आपको अक्सर जेड इफेक्टिव इसलिए पढ़ाया जाता है पहले, ताकि बाकी चीज़ों के जब हम रीजन बताएं कि ड्यू टू जेड इफेक्टिव, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो आपको कम से कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का पता रहे कि ये होता क्या है। दूसरा जो हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब देखिए कॉन्सेप्चुअली एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल। कॉन्सेप्चुअली एटॉमिक रेडियस is defined as the distance between nucleus and electron of outermost सेल। मतलब इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल के बीच की डिस्टेंस नाप लो, एटॉमिक रेडियस हो क्या। ठीक है, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस।
क्यों? एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस डिफाइन करना पॉसिबल क्यों नहीं है? जैसे हम यहाँ पे लिखें कि बट इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस एज above definition says। जैसा कि ऊपर की डेफिनेशन कह रही है वैसे इसको मेजर नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं किया जा सकता? बिकॉज 3 पॉइंट है इसके। एटम इज टू स्मॉल। पहली बात, एटम बहुत स्मॉल होता है। सेकंड, एटम हैज नॉट एनी डेफिनिट बाउंड्री। एटम की कोई डेफिनिट बाउंड्री नहीं है कि भैया तुम्हारा प्लॉट है, तुमने नाप लिया है कि यहाँ से यहाँ तक घर बनवाना है, तुमने अपना दीवार खींच के रख दिया है। ऐसा नहीं है ना भैया, एटम की डेफिनिट बाउंड्री नहीं। अब एटम की डेफिनिट बाउंड्री नहीं है। तीसरा क्या है? तीसरा एक और पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन हैव वेव नेचर। पकड़ोगे तब ना नापोगे भाई। तो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है, तो ये तो नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। जब हाइजेनबर्ग नहीं बता पाए, अनसर्टेनिटी डाल दिए उसमें कि भैया हमारे बस का नहीं है, या तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हम बताएंगे तो उसमें कुछ एरर डाल देंगे कि भाई इतने से इतने के बीच में होगा। तो इसका मतलब है कि डेफिनिट पोजीशन तो इलेक्ट्रॉन की बताई नहीं जा सकती, और जब बताई नहीं जा सकती फिर दूरी नापोगे कैसे? और नापोगे नहीं तो एटॉमिक रेडियस आएगा कैसे? तो इसका मतलब है कि एटॉमिक रेडियस लाने का कोई और जुगाड़ होगा। डायरेक्ट तो इस डेफिनेशन से, जैसा कि ये डेफिनेशन बोल रहा है वैसे तो एटॉमिक रेडियस नहीं आने वाला। तो फिर एटॉमिक रेडियस आएगा कैसे? तो एटॉमिक रेडियस लाने के लिए, मतलब निकालने के लिए, आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना होगा। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना होगा, और हिस्ट्री में जाकर यह विचार करना होगा कि जो हमारे रदरफोर्ड दादाजी के दादाजी थे, पर रदरफोर्ड तो बहुत पुराने आदमी थे, तो वो तो दादाजी के दादाजी के दादाजी रहे होंगे। तो रदरफोर्ड जी जो थे उन्होंने एक बात बताई थी बड़ी इंटरेस्टिंग। उन्होंने बोला था कि अल्फा पार्टिकल जो है वो जब न्यूक्लियस की तरफ जाता है, बिल्कुल तो एकदम न्यूक्लियस की सीध में जाता है, तो वो रिटर्न आ जाता है, वापस आ जाता है। तो जब वापस आ जाता है तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस कहाँ पर है ये बताया जा सकता है, पर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है ये नहीं बताया जा सकता, क्योंकि सारे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अगल बगल से जो निकले वो सीधे निकल गए, लेकिन न्यूक्लियस के सामने से जो निकले उनके बारे में आइडिया लग गया। मतलब एक्सरे अगर डाला जाए तो परछाई दिख जाएगी न्यूक्लियस की, पर इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा। तो अगर हम किसी तरीके से 2 एटम अगल बगल रख दें और दोनों एटम का न्यूक्लियस चेक कर ले कि भाई एक का न्यूक्लियस यहाँ पर, एक का न्यूक्लियस यहाँ पर है, तो इस डिस्टेंस का आधा कर दे
इस दोनों भाई दोनों के डिस्टेंस का आधा करते तो एक का एटॉमिक रेडियस निकल जाएगा। तो ये दोनों एटम एक दूसरे के अगल बगल क्यों आएंगे, आखिर क्या कारण है क्यों आएंगे? तो दोनों अगल बगल इसलिए आएंगे क्योंकि इनके बीच बनेगा किसी तरह का इंटरैक्शन, किसी तरह का बॉन्ड। अब वो बॉन्ड क्या हो सकता है? वो बॉन्ड हो सकता है कि इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बने, हो सकता है इनके बीच में मेटालिक बॉन्ड बने, या ये भी हो सकता है कि इनके बीच में वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरैक्शन हो, बहुत वीक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन हो। मतलब रेडियस कैलकुलेट करना है तो आपको दो एटम को अगल बगल लाना होगा, चाहे वो दोनों कोवलेंट बॉन्ड बनाए हो, चाहे वो मेटल में, जैसे आयरन की रॉड है तो मेटल में आयरन का एक एटम दूसरे एटम से चिपका हुआ होगा, है? तो वो तो आप या तो सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़िए उसके लिए कि क्रिस्टल, आयरन का क्रिस्टल किस लैटिस में बना हुआ है, कौन सा क्यूब बना रहा है, बॉडी सेंटर बना रहा है कि फेस सेंटर बना रहा है, तब आइडिया होगा। और वरना फिर मेटालिक आपको दो एटम के बीच के डिस्टेंस पता चल जाए तो आप रेडियस निकाल देंगे। ठीक है, तो आप आगे लिखेंगे, बट एटॉमिक रेडियस कैन बी कैलकुलेटेड when atom is in contact of other atom, is in contact of other atom by any type of बॉन्ड और इंटरैक्शन। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड और इंटरैक्शन, the atomic radius is classified into following type। एटॉमिक रेडियस क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप, और सबसे पहला हमारा है, फर्स्ट है कोवैलेंट रेडियस। फर्स्ट क्या है? कोवैलेंट रेडियस। ठीक है, तो कोवैलेंट इसको मिटा देते हैं, ऊपर लिखते हैं, थोड़ा सा जगह की जरूरत है हम लोगों को, हमें जगह की जरूरत पड़ेगी। तो कोवैलेंट रेडियस को समझना है अगर आपको, कोवैलेंट रेडियस, पहला हेडिंग आपने डाल दिया इसका। ठीक है, तो कोवैलेंट रेडियस दो टाइप का, कोवैलेंट रेडियस दो टाइप का, एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बना दिया आपने, और दूसरा हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल बना दिया। ठीक है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब यहां पर क्या हुआ कि बॉन्ड बिटवीन टू सेम एटम,
और यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम, बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम। तो जब आपने बॉन्ड बिटवीन टू सेम एटम लिया, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तो कुछ ओवरलैपिंग भी होती है, दोनों के बीच बॉन्ड बन गया। दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, डी। और ये क्या है, ये है आर, आर है तो रेडियस है। तो आर क्या हो गया, आर इज इक्वल टू डी ए डिवाइडेड बाई 2। दोनों के डिस्टेंस का क्या करना है आपको, हाफ ले लेना है। दोनों के डिस्टेंस का क्या करना है आपको, हाफ ले लेना है। तो ये हटा देते हैं। ये जो डिस्टेंस होगी, क्योंकि ये तो हम लोग ढूंढ ही नहीं पा रहे ना, ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, आर होगी। ठीक है, ये तो होमो एटॉमिक की बात हुई कि दोनों एटम क्या थे, सेम थे। लेकिन अगर दोनों एटम सेम ना हो तो क्या होगा, अगर दोनों एटम सेम ना हो, अब ये ए है और ये बी है, ठीक है, ए है और बी है, और ये क्या है, ये डी ए बी है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए बी। ठीक है, अच्छा अगर आर ए केवल होता तो वो कैसे निकलता, डी ए बाई 2 से, डी ए बाई 2 से आर ए निकल जाता। आर बी होता तो वो निकलता डी बी बाई 2 से। मीनिंग समझिए, मीनिंग समझिए। जैसे ये H और H था, H2 था, तो H का रेडियस निकालने के लिए H और H के बीच की डिस्टेंस का आधा कर दिया। लेकिन अब ये H एंड Cl है, मान लीजिए ये H एंड Cl है, तो H का रेडियस कैसे निकल रहा है, H2 से, और Cl का रेडियस किससे निकल रहा है, Cl2 से। और हमको क्या बताना है कि H और Cl के बीच में डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि डी ए बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 डेल्टा ई एन, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है इसका। अब डेल्टा ई एन क्या है, तो डेल्टा ई एन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी एटम। ए एंड बी एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ये तो सिंपल था, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना। अब इसके लिए देखें कोई क्वेश्चन दिया, नहीं कोई क्वेश्चन तो नहीं है। आइए चलिए मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, एक बना के देता हूं, मिटाते हैं इसको। कुछ बात यहां पर ध्यान रखनी है। इस फॉर्मूले को लिखने के बाद इस फॉर्मूले को लिखो, फॉर दिस फॉर्मूला डी ए बी आर ए एंड आर बी should be in
एंगस्ट्रम किस में होना चाहिए, ये सभी डिस्टेंस जो है वो किस में होनी चाहिए, एंगस्ट्रम में होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आपको देगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आपको देगा। जैसे चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। बॉन्ड लेंथ ऑफ A2 and B2 are 1.2 angstrom and 1.8 angstrom respectively. And electronegativity of A and B are 2 and 3 respectively. Find bond length between A B, ए और बी के बीच की बॉन्ड लेंथ आपको बतानी। तो हमको बताना है बॉन्ड लेंथ बिटवीन ए एंड बी। देखिए यही फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले से हमको सॉल्व करना है। तो अब हमने लिया डी ए बी, पहले से सबसे पहले हम आर ए निकालेंगे। आर ए क्या है, तो हम जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ A2 का कितना है 1.20, तो 1.20 तो पूरा बॉन्ड लेंथ है, उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.60 एंगस्ट्रम। आर बी कितना है, तो 1.80 है अपॉन 2, 0.90 एंगस्ट्रम आ गया ये, ठीक है। अब हमको डी ए बी निकालना है। डी ए बी तो हम क्या करेंगे 0.6 प्लस 0.9, ठीक है। अब ऐसे कर लो, समझ में ना आए तो माइनस 0.09 और डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2-3, डिफरेंस कितने का है 3 - 2, ठीक है। ऐसे कर दिया तो ये 3 - 2 तो 1 हो गया, तो 0.09 हो गया, तो ये कितना आ गया 6 और 9 कितना हो गया 15, तो 1.50 माइनस 0.09। तो यहाँ से माइनस करो इसको, तो ये कितना आ जाएगा 1.41 एंगस्ट्रम, 1.41 एंगस्ट्रम, ठीक है। समझ पाए इस क्वेश्चन को। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, आपको क्या है सबकी अलग अलग बॉन्ड लेंथ दे देगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक होमो एटॉमिक का कॉन्सेप्ट लग के आपने रेडियस निकाला पहले, फिर हेटेरो एटॉमिक के लिए आपने बॉन्ड लेंथ निकाल दी इसकी, ठीक। तो ये तो बात हुई किसकी, कोवैलेंट रेडियस की। अब बात करेंगे मेटालिक रेडियस की। अब बात करेंगे मेटालिक रेडियस की। तो मेटालिक रेडियस में क्या करना है आपको, देखिए मेटालिक रेडियस कोवैलेंट रेडियस में आपने देखा कि दो एटम थोड़े एकदम टच नहीं थे, ऐसे घुस जा रहे थे, ओवरलैप कर जा रहे थे। लेकिन मेटालिक रेडियस में एटम जो होते हैं, मतलब मेटल में एटम जो होते हैं वो एक दूसरे को जस्ट टच करते हैं। मेटल में एटम एक दूसरे को क्या करते हैं, जस्ट टच करते हैं। थोड़ा बड़ा बनाया जाए, ये एटम एक दूसरे को टच करते हुए ऐसे जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि
कोई क्रिस्टल है, आयरन की रॉड ही है मान लो, तो ये सब एटम क्या है, एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं, सब एटम एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं, तो बड़ा ढेर सारा पूरा क्रिस्टल बना हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि दोनों एटम, अब यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रहा, जस्ट टच कर रहा है, दोनों एटम के बीच की दूरी का आधा ले लेना है ये, तो ये क्या आ जाएगा, आर एम, एम क्या है, एम फॉर मेटल, तो आर एम मेटल, मेटेलिक रेडियस हो गया। मेटल में क्या होता है कि ओवरलैपिंग नहीं होती, वो इसमें क्या करता है कि एटम एक दूसरे को जस्ट टच करता है, जस्ट टच करता है, तो उसके बीच की डिस्टेंस ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, आर एम हो जाएगा। इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है कि आपको लिखना है, ठीक है। तीसरा जो आता है वो है वंडरवॉल रेडियस, तीसरा क्या है, थर्ड है वंडरवॉल रेडियस। वंडर वॉल रेडियस, वंडरवॉल से रेडियस। तो वंडरवॉल रेडियस क्या होता है, कहाँ होता है, वी आर का मतलब वंडरवॉल रेडियस, चलो शॉर्ट में यहाँ पे वी आर लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, वंडरवॉल रेडियस, ठीक है। वी आर इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दोज एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच आर इन नॉन बॉन्डेड स्टेट, ठीक है। इट इज only applicable for atoms or molecules which are in non bonded state। अब नॉन बॉन्डेड स्टेट का मीनिंग क्या है, नॉन बॉन्डेड स्टेट की मीनिंग क्या है, तो जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल ले लिया जाए, एक ले लिया हमने ऐसे और ये ले लिया ऐसे, ठीक है। अब यहां पर हमने इसको टच करा दिया था, जो टच नहीं कराना, दो एटम ले लिया, ये भी हीलियम है, ये भी हीलियम है, और दोनों के बीच में क्या होगा, दोनों के बीच में थोड़ा बहुत इंटरेक्शन है, और ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का हाफ, ये क्या हो जाएगा, वी आर, मतलब वंडरवॉल रेडियस हो जाएगा, हीलियम हीलियम। अब जैसे मान लीजिए कि एक और, मैंने नॉन बॉन्डेड एटम्स बोला है या मॉलिक्यूल्स भी बोला है, तो मॉलिक्यूल्स बोला है तो इसका भी तो कोई रीजन होगा, तो जैसे एन ट्रिपल बॉन्ड एन है, तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन इस एन और इस एन के बीच क्या होगा, यहाँ पर तो वंडरवॉल फोर्स ही होगा, यहाँ पर तो वंडरवॉल फोर्स होगा, और ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड हुआ ना, लेकिन ये तो वंडरवॉल फोर्स हुआ। तो अगर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के साथ ऐसे बनाया जाए तो ये तो ओवरलैपिंग हो गई, ओवरलैपिंग दिखा दी। बड़ा छोटा तो नहीं बन गया, थोड़ा बहुत लग रहा है, चलेगा, बराबर मान लेते हैं। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। तो अब यहां पर तो ओवरलैपिंग हो गई, यहां पर भी ओवरलैपिंग हो गई। तो अगर आप ये डिस्टेंस लें, ये डिस्टेंस, और ये ले लें,
ये ले लें। तो ये डिस्टेंस, दोनों के डिस्टेंस का आधा, ये तो क्या हो गया, आर सी हो गया। सी मतलब कोवेलेंट। लेकिन जब आप ये डिस्टेंस लेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी का आधा, तो ये तो क्या हो जाएगा, आरवी हो जाएगा। आरवी मतलब वंडरवॉल रेडियस हो जाएगा। तो यहां पर अगर नाइट्रोजन में कोई बोले कि भाई नाइट्रोजन में कौन सा रेडियस होगा, तो आप बोलेंगे कोवेलेंट रेडियस होगा, कोवेलेंट रेडियस होगा। लेकिन वो कुछ और बोलेगा तब वंडरवॉल रेडियस होगा। कुछ और में क्या 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 कुछ और में देखिए, वंडरवॉल रेडियस इज ओनली एप्लीकेबल इन सॉलिड स्टेट। कहाँ एप्लीकेबल है, ओनली एप्लीकेबल इन सॉलिड स्टेट। मतलब ये हीलियम का एटम आप भी जानते हैं कि हीलियम का एटम दूसरे हीलियम के एटम से बॉन्ड क्यों बनाया गया या उसके अगल बगल क्यों आएगा। अब आप अगर नाइट्रोजन एक दूसरे से बॉन्ड, अब नाइट्रोजन एयर में है 78%, एक दूसरे से नाइट्रोजन का एटम बॉन्ड बनाया है, लेकिन N2 दूसरे N2 से तो बॉन्ड बनाया नहीं। तो एक N2 जब दूसरे N2 से बॉन्ड नहीं बनाया तो उनके बीच में वंडरवॉल रेडियस हो सकता है, एक इस दीवार पे और दूसरा उस दीवार पे। तो इतनी लंबी चौड़ी 8 फुट की 10 फुट की दीवार का रेडियस बना देंगे अब। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको पास लाना होगा। और पास लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी को कम। और काइनेटिक एनर्जी कम कैसे होगा, जब टेम्परेचर को कम करेंगे। टेम्परेचर कम कैसे होगा, जब ठंडा करेंगे। ठंडा करेंगे तो क्या होगा, वो सॉलिड बनेगा। पहले लिक्विड बनेगा फिर सॉलिड बनेगा। सॉलिड होकर एक दूसरे से चिपक जाएंगे। जब एक दूसरे से चिपक जाएंगे तो वही समय होगा जब आप वंडरवॉल रेडियस निकालेंगे। तो वी आर इज ओनली एप्लीकेबल इन वी आर मतलब वी आर, ये वाला वी आर कहाँ गया, ये वी आर इज ओनली एप्लीकेबल या ओनली डिफाइन इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है इसके जो आपको लिखना पड़ेगा। ये तो आपने बना ही लिया होगा, तो कुछ पॉइंट को लिख लिया जाए। वी आर पहला पॉइंट, वी आर के लिए पहला पॉइंट, वी आर इज ओनली डिफाइंड इन सॉलिड स्टेट। वी आर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मेटल्स। अब आप सोचेंगे कि सॉलिड स्टेट में आया तो मेटल पे लगा देते हैं, मेटल तो सॉलिड ही है सर। अरे नहीं, मेटल पे तो मेटेलिक रेडियस पहले से है। आपको ऐसी चीजों पे वी आर लगाना है जो सही में तो सॉलिड थे ही नहीं, वो तो गैस फॉर्म में थे। उनको आपने सॉलिड पहले बनाया और सॉलिड बनाने के बाद तब जाकर उसका रेडियस ढूंढा। ठीक है, तो अब अगर बोला जाए कि तीसरा पॉइंट, फॉर इनर्ट गैसेस मतलब नोबल गैस, फॉर इनर्ट गैसेस ओनली वी आर इज एप्लीकेबल। इनर्ट गैसों के लिए तो केवल वी आर ही एप्लीकेबल है। इनर्ट गैसों के लिए तो केवल वी आर ही एप्लीकेबल है। और अगर आप रेडियस की लेंथ की बात करें, एटॉमिक रेडियस साइज, एटॉमिक रेडियस ऑर्डर लिख देते, ऑर्डर। तो सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस कौन सा है, वंडरवॉल रेडियस है। ये सबसे बड़ा है क्योंकि इसके अंदर ओवरलैपिंग नहीं है, टच नहीं है, ये तो दूर है, ये दूर है तो सबसे बड़ा। जो टच कर रहा है उससे छोटा, जो घुस गया उससे भी छोटा, तो मेटेलिक रेडियस। और सबसे छोटा कोवैलेंट रेडियस।
समझ गए? वंडरवॉल रेडियस, मेटालिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। अब अगर हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी की बात करें कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी की बात करें कि मतलब पीरियोडिक ट्रेंड की बात करें, पीरियोडिक ट्रेंड की, ये तो याद रखेंगे आप, ये है, ये याद रखेंगे। पीरियोडिक ट्रेंड की बात करें, पीरियोडिक ट्रेंड की बात हम करेंगे हमेशा, तो पीरियोडिक ट्रेंड का मीनिंग होगा कि लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो क्या होगा और डाउन द ग्रुप आएंगे तो क्या होगा, ये पीरियोडिक ट्रेंड है। तो अगर हम बात करें पीरियोडिक ट्रेंड की, तो पीरियोडिक ट्रेंड में पहला पॉइंट रेडियस चल रहा है भाई, है ना, पहला पॉइंट एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस on moving left to right in PT। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन PT, लेफ्ट टू राइट इन PT, बिकॉज इफेक्टिव, because of increase in effective nuclear charge, because of effective nuclear charge, increase in effective nuclear charge। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है, तो न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, ज़्यादा अट्रैक्ट होगा तो ये दूरी घटती जाएगी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की और रेडियस घटता जाएगा, ठीक है। बट इन एनी पीरियड the highest atomic radius is for noble gas, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, इसलिए डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो फिर राइट वाले का तो सबसे कम होना चाहिए था, फिर ज़्यादा कैसे हो गया, क्यों? क्योंकि नोबल गैस के अंदर स्पेशली वंडरवॉल रेडियस होता है और वंडरवॉल रेडियस हमेशा बड़ा होता है। नोबल गैस में वंडरवॉल रेडियस होता है, जैसे आप मान लीजिए लिथियम है, तो लिथियम में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर नियॉन। तो अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ेगी, मेटल से कोवैलेंट की तरफ बढ़ेगा, है। लेकिन जैसे ही फ्लोरीन के बाद आप जाएंगे नियॉन पे तो सारे बॉन्ड की समस्या ही खत्म, कहेगा अब हम तो कोई बॉन्ड ही नहीं बनाते। तो जब वो कोई बॉन्ड ही नहीं बनाता तो वो वहाँ कौन सा बॉन्ड बोला जाएगा, वंडरवॉल, और वंडरवॉल रेडियस सबसे ज़्यादा होता है। तो आप बोलेंगे कि बट इन एनी पीरियड द हाइएस्ट एटॉमिक रेडियस इज फॉर नोबल गैस, नोबल गैस, नोबल गैस कौन सा रेडियस है, वंडरवॉल रेडियस। ब्रैकेट में आप वंडरवॉल रेडियस लिख लेंगे तो इतना तो आप जानकार हैं। शकल से आप लोग तेज़ बच्चे लगते हैं देखने में, हमको तो तेज़ लगते हैं। कई बच्चे चश्मा वश्मा लगा लेते हैं, हमको बहुत तेज़ लगते हैं, क्योंकि हम लोग अपने क्लास में जब पढ़ते थे तो हमारे क्लास में जो बच्चे चश्मा लगाते थे तो वो बहुत तेज़ बच्चे थे। जैसे हमारा जो बचपन का एक्सपीरियंस यही रहा कि हमारी क्लास में जो बच्चा चश्मा लगाता था वो तेज़ था, और हमारे जो भ्रम टूटा वो बहुत बाद में टूटा। जैसे भ्रम टूटा जब हमारे घर पे कोई गेस्ट आते थे, और मान लो कि जैसे मैं 5th में पढ़ता हूँ
और उनका बेटा भी 5th में पढ़ता है या बेटी 5th में पढ़ती है, तो वो बच्चा अगर चश्मा लगाया हुआ है तो हमको लगता था ये बहुत तेज होगा पढ़ने में, तो मैं घर से बाहर मैं उन लोगों के सामने ही नहीं जाता था कि जैसे ही मैं पहुंचूंगा। पुराने हमारे टाइम के पेरेंट्स थे ना, उनकी एक बहुत गंदी आदत थी बेइज्जती करने की। वो सबके सामने जो है ये दोनों लोगों का शास्त्रार्थ करा देते थे, मतलब क्वेश्चन आंसर एक दूसरे से पूछ के दिखाओ जरा कौन तेज है। तो वो दोनों पेरेंट एक ही टाइप के रहते थे, उधर वाली पार्टी भी उसी टाइप की रहती थी। तो अक्सर क्या होता था कि मैं सोचता था कि कभी ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ, क्योंकि मैं सोचता था कि बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए निकलो ही मत। तो ये हुआ कि भाई दीपक कहाँ है, तो ये हुआ कि दीपक की तबीयत खराब है, या दीपक सो गया है, या दीपक जो है नहीं घर में, या पीछे के दरवाजे से खेलने भाग गए, चाहे जो कर लिया, मतलब सामने नहीं आए। लेकिन जब मैं जब पढ़ाने टाइम पर आया, या और आगे जब मैं ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट इन सब में आया, तो मैंने देखा कि चश्मे वाले बच्चे जो हैं, अरे यार इनकी तो आंख खराब है, दिमाग तेज नहीं है। भ्रम मेरा तब भी था थोड़ा बहुत, जब मेरे बेटे को चश्मा लग गया और मैंने उसकी हरकतें देख ली, तब मुझे ये क्लियर हो गया कि नहीं, चश्मे से कोई फर्क नहीं पड़ता, चश्मे का दिमाग से कोई लेना देना नहीं है। तो आइए, तो एटॉमिक रेडियस, वंडरवॉल रेडियस, ये के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो अब अगर हम किसी पीरियड की बात करें कि भाई रेडियस सबसे ज़्यादा किसका होगा, एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा किसका होगा, ठीक है। तो अब जैसे फर्स्ट पीरियड की बात करें, फर्स्ट पीरियड की, तो हाइड्रोजन, हीलियम। सेकंड पीरियड, अब हीलियम नोबल गैस हो गया ना, तो नोबल गैस का तो ज़्यादा बोल ही रहे हैं कि किसी भी पीरियड में नोबल गैस का ज़्यादा है। अब सबसे ज़्यादा किसका, नियॉन का। सेकंड पीरियड में सबसे ज़्यादा किसका, नियॉन का। उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अच्छा, इसको ऐसा करते थे, इसको भी ऐसे ही कर देते, सबको एक ही डायरेक्शन में लेके चले तो ज़्यादा अच्छा है ना, समझ पा रहे हैं। अब जैसे थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड में भी आप क्या करेंगे, जैसे आर्गन, सोडियम, इसके कौन था, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऐसे रेडियस आप बना सकते हैं। लेकिन ये खास बात है, ये ध्यान रखिएगा, इस पे ध्यान रखिएगा, थोड़ा इस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, डिक्रीज करता है, लेकिन अचानक नोबल गैस में ज़्यादा हो जाने का कारण है कि उनके अंदर वंडरवॉल रेडियस होता है। तो वंडरवॉल रेडियस होगा तब तो ज़्यादा हो ही जाएगा। अब अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब ग्रुप में नीचे आते हैं, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, हम जनरल बात कर रहे हैं अभी, है ना भाई, हम जनरल बात कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं है कि हमने कोई एक्सेप्शनल केस ले लिया। अभी हम एक्सेप्शन पर आएंगे, अभी हम एक्सेप्शन पर आएंगे, उसकी आप चिंता मत करिए, एक्सेप्शन पर आएंगे। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, atomic radius increases because of addition of new cells, या because of increase in number of cells,
बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप सबसे पहले आपके पास, मान लीजिए कि आपके पास सबसे पहले लिथियम था, तो आपके पास केवल 2 सेल था। जब आप सोडियम पे आए तो आपके पास 3 सेल हो गया। तो जैसे ही 3 सेल हुआ तो रेडियस क्या हो गया, बढ़ गया। पोटेशियम में गए 4 सेल हो गया, रेडियस क्या हो गया, बढ़ गया। तो जैसे जैसे आप सेल बढ़ाते जाएंगे क्या होता जाएगा, रेडियस बढ़ता जाएगा। तो ये एक बात हुई, जनरल ट्रेंड हुआ कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट क्या होगा, एटॉमिक रेडियस घटेगा, लेकिन नोबल गैस का सबसे ज़्यादा होगा। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस जनरली क्या होगा, बढ़ेगा। बाकी जो एक्सेप्शन है उसकी हम अभी बात करेंगे। तो अब बात करते हैं एक्सेप्शन की, ठीक है। एक्सेप्शन की बात कैसे करी जाए, एक्सेप्शन की बात कैसे करी जाए। एक्सेप्शन के लिए एक्सेप्शन की बात करनी है तो हमारे पास इसमें 2 एक्सेप्शन है। पहला है 3D सीरीज एलिमेंट। थ्री सीरीज एलिमेंट, ठीक है। अब 3D सीरीज एलिमेंट में क्या होता है, जैसे स्कैंडियम, ये हमारे 3D सीरीज एलिमेंट है, ठीक। अब इसमें क्या है कि जैसे मैंने ऐसे कुछ डिवाइड कर दिया इसको, ऐसे क्या होता है इसके अंदर, जब आप जब ऐसे जाते हैं तो ये ग्रुप 3 है और ये ग्रुप 12 है। तो आप ऐसे जा रहे हैं पीरियड में, ऐसे जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आप जानते हैं कि क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। मतलब जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा। और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, घटेगा। यहां पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन ये भी इंक्रीज होगा। मतलब 2 चीज़ें देखिए, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन बढ़ाने लगते हैं, डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ाने लगते हैं, डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब शुरुआत में आपने 3 इलेक्ट्रॉन डाला, 4 डाला, 5 डाला, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन बढ़ाने लगे वैसे वैसे क्या होने लगा कि इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन बढ़ने लगा। तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन इंक्रीज होने लगा। यहाँ पर जेड इफेक्टिव डोमिनेटिंग फैक्टर था, यहाँ पर जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी इंक्रीज कर रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो ये लगभग सेम हो जाते हैं। तो साइज यहाँ पर ऑलमोस्ट एक जैसा हो जाता है, एक मतलब चेंज नहीं होता, जल्दी चेंज नहीं होता। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन डोमिनेटिंग हो जाता है। यहाँ पर आते आते इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या होता है, डोमिनेटिंग हो जाता है। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन डोमिनेटिंग हो जाता है। हाँ, जब इलेक्ट्रॉन रिपल्सन डोमिनेटिंग हो जाता है तो साइज क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। यहाँ पे साइज पे क्या होता है, साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ पे साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो मतलब एक आइडिया बता रहे हैं आपको। वैसे तो एनसीईआरटी का जो डेटा है, ऑर्डर है, वो तो ऑर्डर तो आपको याद करना ही है, लेकिन क्या कारण है ऐसा। जैसे स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन नेग्लिजिबल है, जो भी है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी बढ़ रहा है। दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, भाई ये साइज घटा रहा है, ये साइज बढ़ा रहा है।
ये साइज घटा रहा है, ये साइज बढ़ा रहा है, भाई दोनों तो अगर ये बढ़ रहा है तो साइज घट रहा है और ये बढ़ रहा है तो साइज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन जब और आगे आप जाते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट करता है। मैं ये कह रहा हूँ कि बढ़ जाता है, बढ़ना स्टार्ट करता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्सन डोमिनेटिंग हो जाता है। तो अगर आप एनसीईआरटी डेटा को देखें तो सचिन तेंदुलकर का मन जान गया, वहां क्रोमियम कॉपर बराबर। सचिन तेंदुलकर का मन जान गया, वहां क्रोमियम कॉपर बराबर। ये कोडवर्ड है आपके लिए। सचिन तेंदुलकर का मन जान गया, लिखिएगा, सचिन तेंदुलकर का मन जान गया, वहाँ क्रोमियम कॉपर और ये वहाँ क्रोमियम कॉपर बराबर में कौन है? फेकोनी है, बराबर। वहाँ क्रोमियम कॉपर बराबर फेकोनी या फेकोनी बराबर, चाहे जैसे करके आप लिख सकते हैं। ये पहला एक्सेप्शन है जो कि लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करना चाहिए था साइज, लेकिन कुछ अलग टाइप का दिख रहा है। जैसे आपने देखा कि जिंक एकदम किनारे था और आगे आ गया, है ना। ये हुआ पहला एक्सेप्शन, फर्स्ट एक्सेप्शन। सेकंड एक्सेप्शन की बात करें अगर हम कि सेकंड एक्सेप्शन क्या है, तो सेकंड एक्सेप्शन है बोरॉन फैमिली। ठीक है, बोरॉन फैमिली। अब बोरॉन फैमिली में अगर आप देखें तो भाई बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसका 85 पिकोमीटर, 143 पिकोमीटर, 135 पिकोमीटर, 167 पिकोमीटर, 170 पिकोमीटर। ये तो अब अगर देखा जाए कि साइज सबसे कम किसका है तो बोरॉन का है, उसके बाद गैलियम, फिर एल्युमिनियम, फिर इंडियम और फिर ऑलमोस्ट इक्वल है किसके? थैलियम, क्योंकि 170 पिकोमीटर और 167 पिकोमीटर, 3 पिकोमीटर का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल माना जाता है। तो यहाँ वेरी लेस, या चलो ठीक है भाई बड़ा है तो बड़ा है, ऐसे कर देते हैं, वेरी लेस साइज डिफरेंस ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और यहां पे क्या कारण है? साइज ऑफ जीए इज लेस देन एल ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ये सारी बातें आप लिखेंगे यहाँ पर, ये सारी बातें लिखेंगे। ये वैल्यू डेटा दिया हुआ है आपको, एनसीईआरटी से मैच कर लेंगे एक बार और ये सारी बातें लिखेंगे। अब आपको दो चीज़ें बतानी है मुझे, मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। पहला कि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, दूसरा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि केवल और केवल गैलियम में ही लगता है, इसलिए ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। पर अगर आप देखें कि यहाँ पर या लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का आगे बहुत काम पड़ने वाला है, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को हमको ठीक से समझना पड़ेगा।
तो ये मिटा दें, आप लिख चुके हैं। तो मैं कुछ पॉइंट आपको, मैं एक पॉइंट बोलता हूं, आप लिखेंगे उसको, ठीक है, आप लिखेंगे उसको। देखिए, स्मॉल साइज ऑफ गैलियम, स्मॉल साइज ऑफ गैलियम कंपेयर टू एल्युमिनियम इज ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। स्मॉल साइज ऑफ गैलियम compared to aluminum is due to transition contraction. And transition contraction is observed, and transition contraction is observed in D block element, and the transition contraction is observed in D block element, and after D block element it is observed only in गैलियम। जी, गैलियम। अब ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या है? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन वही है कि अगर आप स्कैंडियम से जिंक की तरफ जा रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जा रहा था? बढ़ता जा रहा था। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, भाई लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज में थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन आता है, साइज में थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन आता है, बहुत बहुत हैवी कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, वरना अगर होता तो फिर गैलियम या उसके आगे भी दिखता। तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से गैलियम का साइज एल्युमिनियम से क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। अब अगला हेडिंग आप डालेंगे लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहाँ ऑब्जर्व होता है ये भी बात करेंगे, लेकिन क्या होता है सबसे पहले ये देखेंगे, ठीक है। जब आप लेंथेनियम के आगे बढ़ते हैं, सीरियम मतलब CEPR ND, मैंने आपको कल बताया था सेलोपर नदी में पम्मी समी यूरोपियन गधे तब दयावान हो गए, या टमाटर यहाँ भी लूँ, ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पे 58 to 71 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट हैं। इसमें जब आप एंट्री मारते हैं 4F में, जब आप पहला इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो 4F से पहले आप 6S में इलेक्ट्रॉन डाल चुके होते हैं। 4F में इलेक्ट्रॉन डालने से पहले आप 6S में इलेक्ट्रॉन डाल चुके होते हैं। तो इसका मतलब है कि 6S स्टार्ट हो चुका है, छठा सेल स्टार्ट हो चुका है, और अब आपने कहीं पर 6 सेल स्टार्ट कर दिया है। अब जब मान लीजिए कि आपने यहां पर इलेक्ट्रॉन डाल दिया है तो दूरी ये हो गई, लेकिन 6S में इलेक्ट्रॉन डालने के बाद अचानक आप 4F में इलेक्ट्रॉन डालने लगे, तो 4F और मतलब 4th सेल और न्यूक्लियस के बीच की दूरी कम हो गई। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको न्यूक्लियस ज़्यादा आसानी से अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, क्योंकि नज़दीक है। जब इसको न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा तो ये थोड़ा अंदर की तरफ जाएगा, 4th सेल थोड़ा अंदर की तरफ जाएगा। जब 4th वाला अंदर की तरफ खिसकेगा तो 5th वाला भी अंदर की तरफ खिसकेगा, जगह मिल जाएगा। तो 6th वाला भी अंदर की तरफ खिसकेगा। जब 6th वाला अंदर की तरफ खिसकेगा तो साइज में क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन, जिसको क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ गए? तो चलिए, तो इसमें क्या लिखना है ये लिख लीजिए कि आफ्टर फिलिंग, मतलब भरना, आफ्टर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन इन 6s orbital, 6s orbital, the next electron enter into 4F subcell, due to which 4F में जाएगा, मतलब चौथे सेल में जाएगा, due to which
effective nuclear charge of atom increases, due to which effective nuclear charge of atom increases, which causes the contraction in size, which causes the contraction in size, and this phenomenon is known as lengthenoid contraction. This phenomenon is known as lengthenoid contraction. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द lengthenoid contraction observed The lengthenoid contraction observed from atomic number 58 to 88. The lengthenoid contraction observed from atomic number 58 to 88. अब 58 to 88 का मतलब 58 to 71 तो क्या है, lengthenoid है, और 72 to 88 क्या है, आफ्टर lengthenoid बिफोर एक्टिनॉइड। मतलब एक्टिनॉइड 89 से स्टार्ट होता है, एक्टिनॉइड स्टार्ट होने से पहले तक लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का असर रहता है। जैसे कोई चीज छोटी हो गई तो अब वो धीरे धीरे बड़ी होगी, लेकिन धीरे धीरे बड़ी होगी पर कॉन्ट्रैक्शन जैसे अचानक बड़ी तो हो नहीं जाएगी कि वापस कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया, धीरे धीरे बड़ी होगी, कॉन्ट्रैक्शन तो रहेगा उसके अंदर। तो अगर आप बोले कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से कहाँ होता है, तो LIC का स्लोगन क्या है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। वैसे ही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का स्लोगन है लेंथेनॉइड के साथ भी और लेंथेनॉइड के बाद भी। ये है लेंथेनॉइड के साथ भी, मतलब 58 to 71 लग रहा है, फिर लेंथेनॉइड के बाद भी 72 to 88 लग रहा है। मतलब आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से कहाँ तक लगेगा, 58 to 88। ठीक है, कई जगह पर आपको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा। जैसे पैलेडियम का साइज, पैलेडियम और प्लेटिनम, पैलेडियम के जस्ट नीचे कौन है, प्लेटिनम है। पैलेडियम का साइज प्लेटिनम के साइज से बड़ा होता है, पीडी का साइज पीटी के साइज से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि पीटी में, प्लेटिनम में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग जाता है। पीटी में क्या लग जाता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग जाता है, और यही कारण है कि उसका साइज क्या हो जाता है, यही कारण है कि उसका साइज छोटा हो जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। तो चलिए यहाँ तक की बात करते हैं। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे आयनिक रेडियस की। इस लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं और अगले लेक्चर में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।